हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और आज की क्लास में हम लोग सेट नंबर 36 सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर इससे पहले के सेट 35 तक के आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जा कर के आप लोग ये वाली क्लासेस भी कंप्लीट कर लीजिएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल क्लासेस होंगी ये आपकी तैयारी को पक्का करने के लिए, ठीक है। तो इनको ज़रूर से कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम करने वाले हैं पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगी, क्योंकि पॉलिटी जो है सब्जेक्ट यूँ कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है, लेकिन लेंदी है। क्योंकि पॉलिटी की जो लैंग्वेज होती है, कभी कभी इतनी टफ लैंग्वेज हो जाती है क्वेश्चन की कि हमें आता हुआ क्वेश्चन भी हम क्या करते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर होता है हमारे पर एग्ज़ाम का, तो उस प्रेशर के चक्कर में आता हुआ क्वेश्चन भी हमसे स्किप हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस से गो थ्रू हो पाएंगे और जो क्वेश्चंस हैं उनकी लैंग्वेज को भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल को पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। पसंद आएगा तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, स्टडी ग्रुप्स में और पीयर ग्रुप्स में, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो संविधान 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकता है वो है संख्या 21, ठीक है। मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है सदस्यों का? 21 हो सकता है, ठीक है। इसमें 3 खंड हैं। उन 3 खंडों में जो पहला खंड है वहाँ पर बताया गया है कि मैक्सिमम 21 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया है कि सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 से अधिक नहीं होगी, ठीक है। 1 सीट SC और ST के लिए और 1 सीट महिलाओं के लिए भी आरक्षित हैं, ठीक है। महिलाओं के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 2 सीटें आरक्षित हैं। पद का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आएंगे हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप लोगों को 2 सूचियाँ दे रखी हैं। एक तरफ क्या दिया गया है, एक तरफ सूची में आप लोगों को जो पद हैं, जो आयोग हैं वो दिए गए हैं। दूसरी तरफ आपको क्या दिया गया है, दूसरी तरफ दिए गए हैं अनुच्छेद की कौन सी चीज़ कौन से अनुच्छेद में है, ठीक है। तो भारत का महालेखा परीक्षक जो है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग कहते हैं, ये किस अनुच्छेद में आते हैं? ये अनुच्छेद 148 के अंतर्गत आते हैं। तो 3 से इसको मैच कर दीजिए। वित्त आयोग का जो डिस्क्रिप्शन है ये आपको अनुच्छेद 280 में मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद प्रशासनिक प्राधिकरण कहाँ पर मिलेंगे आपको? अनुच्छेद किस में मिलेंगे? 323 में, 323A में मिलेंगे, ठीक है। और संघ लोक सेवा आयोग का जो डिस्क्रिप्शन है, संघ लोक सेवा आयोग कौन सा अनुच्छेद में मिलेगा? अनुच्छेद 315 में। ये इसको यहाँ पर कर लीजिए, 315 ये इधर आएगा, ठीक है। आर्टिकल ये मैं ऐसे लिख देती हूँ, इसको 1 से मैच कर दीजिए, तो ये हमारी मैचिंग हो जाती है। तो संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं इस टाइप के, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो विदेश नीति से जो अनुच्छेद संबंधित है ये DPSP का एक भाग है और अनुच्छेद 51 में आता है, ठीक है। अनुच्छेद 51 विदेश नीति से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी में बात की गई है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने की, ठीक है। ये सारी बातें बताई गई हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं उनके निपटारे कैसे किए जाएंगे, मध्यस्थता की जाएगी, विदेश नीति का मुख्य और प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्र के हितों की सुरक्षा करना है। ये सारी बातें किस में बताई गई हैं?
ये हमें बताई गई है अनुच्छेद 51 में, ठीक है। साइबर सुरक्षा, सीमा पार आतंकवाद, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, सारी चीज़ें अनुच्छेद 51 में ही आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, भारत के संविधान नहीं, करेक्ट करती हूँ मैं इसको, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को स्वीकार किया। तो जो संविधान की मूल संरचना है, जिसे बेसिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है, किस वाद में आया ये हमें यहाँ पर बताना है। तो 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एक वाद हुआ था, उसी में डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर या भारतीय संविधान की मूल संरचना जो है, ये वाला सामने आया था पिक्चर। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, केशवानंद भारती मामला। क्या था ये मामला, एक बार देख लेते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। केरल सरकार जो है भूमि के लिए सुधार कर रही थी, तो केरल सरकार को चुनौती दी गई थी एक एडेनियर मठ के द्वारा, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में। इसमें था क्या कि इस कानून के तहत 400 एकड़ के मठ से 300 एकड़ जो ज़मीन थी उन लोगों को दी गई जो कि पट्टे पर खेती कर रहे थे, ठीक है। और इनके ये जो मठ था अदनिर मठ, इसके प्रमुख कौन थे, केशवानंद भारती थे। तो उन्हीं के नाम पर ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य या भारत संघ पड़ा इस वाद का नाम, ठीक है। केशवानंद भारती मामले में 24, 25 और 26 उसके साथ साथ 29वें संविधान संशोधन के फैसले को चुनौती दी गई थी। तो ये 4 जो संविधान संशोधन है ये भी याद रखिएगा, और गोलकनाथ मामले के फैसले को भी चुनौती दी गई थी, ठीक है। अब तक की सबसे बड़ी बेंच इस केस में गठित की गई थी, जिसमें 13 सदस्य थे, 13 जजों की एक पीठ गठित की गई थी, ठीक है। ये सारी बातें याद रखिएगा। अब आएंगे हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपके पास 2 सूचियाँ हैं। एक तरफ संवैधानिक संशोधन दे रखा है, मतलब एक तरफ जो है क्रियाकलाप दे रखे हैं, और दूसरी तरफ क्या दे रखा है आपको, दूसरी तरफ अनुच्छेद दे रखे हैं। तो संवैधानिक संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत होता है, ठीक है। वित्त आयोग कहाँ पर आएगा, अनुच्छेद 280 में आएगा। वित्तीय आपातकाल कब आएगा, ये अनुच्छेद 360 में आएगा, ठीक है। और भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, ये बात ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय सेवाएं अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था, अनुच्छेद 312 पे आती हैं। तो ये हो गई हमारी मैचिंग। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बार बार रिपीट हो रही हैं चीज़ें, तो इनको ध्यान रखेंगे, अच्छे से करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा के द्वारा पारित एक प्रस्ताव जो संसद को राष्ट्रहित में राज्य विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है, कितने अवधि के लिए लागू रहता है। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा जब किसी राज्य के विषय पर कानून बनाती है तो वो मैक्सिमम 1 वर्ष की अवधि के लिए वैलिड रहता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है 1 वर्ष से अधिक नहीं, ये क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये वाला अनुच्छेद किस में आता है, ये संविधान के भाग 11 में आता है, संघ और राज्य संबंध के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत इसमें जो पूर्वगामी प्रावधान हैं उनके बावजूद भी यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 से कम नहीं सदस्यों के द्वारा समर्थित प्रस्ताव की घोषणा कर दी है तो राष्ट्रहित में आवश्यक या लाभकारी हो तो संसद राज्य सूची पर के किसी भी विषय पर कानून बना सकता है। तो ये अनुच्छेद 249 के अंतर्गत आता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ वहाँ पे जो भी और चीज़ें हैं वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी हैं। ये वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो अगर कोई डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में निहित है। तो देखिए संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप ये 3री अनुसूची में है। मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, संसद के सदस्यों के द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये
1, 2 और 4 तीनों मेंशन हैं तीसरी अनुसूची में, लेकिन भारत के राष्ट्रपति के पद की जो शपथ है ये अनुसूची 3 में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 का कट जाएगा। 1, 2 और 4 जो हैं ये सही है हमारे क्वेश्चन में। तो अब हम देखते हैं कौन से कूट में है ये। 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, लोकसभा की बैठक का गठन करने के लिए कोरम क्या है। देखिए कोरम क्या होता है, जितनी भी लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है उसका 1/10 सदस्यों की संख्या क्या कहलाती है, कोरम कहलाती है। और कोरम को ही हिंदी में गणपूर्ति भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, गणपूर्ति हिंदी में कहते हैं कोरम को। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सदन के कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा। ठीक है, संविधान का जो अनुच्छेद 100 है ये ही बताता है कि जो कोरम है ये कम से कम 10% होना चाहिए कुल सदस्य संख्या की। ठीक है, तभी सदन की बैठक चलेगी, अन्यथा नहीं चलेगी। और लोकसभा और राज्यसभा का कोरम प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा होता है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में राज्यों का एक संघ की अवधारणा किससे गृहीत है। तो देखिए जो ब्रिटिश उत्तर अमेरिकी अधिनियम है वहाँ से भारतीय संघ की जो अवधारणा है ये ली गई है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर ब्रिटिश अमेरिकी अधिनियम से ली गई है। ठीक है, भारत में क्या है, एक मजबूत केंद्र है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। और उसके साथ साथ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो मैंने आपको यहाँ पर दे दी है, वीडियो को पॉज करके इसको भी रीड कर लीजिएगा। अगर मैं सारी चीज़ें अभी यहाँ पर ये आप लोगों को रीड कराऊंगी तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए आप लोग अपनी सुविधा अनुसार इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से राजनीतिक विशेषताओं में से जो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सामान्य हैं उनके नाम हमें यहाँ पर बताने हैं। तो देखिए केंद्र में निहित अवशिष्ट शक्तियाँ ये अमेरिका में नहीं है, क्योंकि अमेरिका में केंद्र जैसी कोई बात नहीं है, वो राज्यों का संघ है और वहाँ पर क्या है, समझौते के तौर पर राज्य अमेरिका में सम्मिलित हुए हैं। ठीक है, राज्य में निहित अवशिष्ट शक्तियाँ ये भी नहीं है। उसके बाद आता है राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति। तो ये अमेरिकी संविधान में जो है राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो, ठीक है, वही भारतीय संविधान में भी राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो होता है। पॉकेट वीटो क्या होता है कि संसद की तरफ से जब कोई भी संविधान में जब भी संशोधन करना होता है, या यूँ कहें कि कोई भी जो अधिनियम है वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति या तो उस पर अपनी सहमति दे देता है या तो उस पर सहमति नहीं देता है, या फिर उसको अपने पास रख लेता है। तो जब राष्ट्रपति अपने पास रख लेता है तो उसे ही पॉकेट वीटो कहते हैं। ठीक है, तो ये जो शक्ति है राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो कहलाती है। तो जो तीसरा है ये अमेरिकी संविधान और भारतीय संविधान में सेम चीज़ है, सामान्य बात है, ये हमें बताना है। और चौथा क्या है, ऊपरी सदन में कुछ मनोनीत सदस्यों का होना, ये अमेरिकी संविधान में नहीं है। ठीक है, तो चौथा भी नहीं है, केवल 3 एक जो है यही मैच करता है कि राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो। तो केवल 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यायिक पुनरावलोकन या फिर न्यायिक समीक्षा कौन से संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो ये 38वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में हटा दिया गया था। और विधिक अधिकार कौन से संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया, 44वें के द्वारा बनाया गया। ठीक है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई। और प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब शामिल किया गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आपको धर्मनिरपेक्ष ना लिख करके पंथ निरपेक्ष भी अगर लिखा हुआ मिलेगा तो ये भी सेम बात है। ठीक है, पंथ निरपेक्षता ही मूल शब्द है संविधान में, तो ध्यान रखिएगा इसको। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये हो गई हमारी मैचिंग। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो केंद्र और राज्य से संबंधित है सरकारिया आयोग, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट
आंसर हो जाएगा। स्थापना कब हुई थी, गठन कब हुआ था? 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था, ठीक है, भारत की जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा। और सरकारिया आयोग का जो चार्टर था विभिन्न राज्यों में केंद्र और राज्य संबंध जो हैं उन पर जांच करना और भारत के संविधान के ढांचे में बदलाव किस प्रकार से किया जा सकता है उस पर सुझाव देने के लिए इसका गठन किया गया था, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया। उन्हीं के नाम पर इस आयोग का जो नाम हुआ ये सरकारिया आयोग भी रखा गया, ठीक है। और अन्य सदस्य जो हैं ये उनके नाम यहाँ पर दे रखे हैं, आप लोग इनको रीड कर लीजिएगा। अब चलेंगे हम आगे अगले क्वेश्चन पर। भारत की संविधान सभा की अंतरिम बैठक की सही तिथि बतानी है। तो 24 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान सभा की अंतरिम बैठक जो है हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है हमें बताना है। तो पहला कथन देखिएगा, इसमें 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी की कवरेज का प्रावधान है, ये भी बिल्कुल सही बात है। महिलाओं और बच्चों के लिए पौषणिक सहायता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, ये भी सही बात है। और 18 वर्ष से अधिक आयु की नागरिक महिला परिवार की मुखिया होगी, ठीक है। तो ये तीनों ही बातें सही हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर 3, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं, ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नीचे जो 2 कथन दिए गए हैं, पहला एक अभिकथन है, दूसरा तर्क आर है। इनके आधार पर हमें अपने क्वेश्चन का आंसर बताना है। देखिए अभिकथन क्या कह रहा है, भारतीय संघवाद को अर्ध संघात्मक कहा जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, ठीक है। जो कथन है इसकी व्याख्या कारण आर नहीं करता है, तो हमारा जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा ये बनेगा ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। किसने कहा था कि भारत एक अर्धसंघीय राज्य है? तो के.सी. वियारे जो हैं इन्होंने कहा था भारत एक अर्धसंघीय राज्य है। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को किस केस में प्रतिपादित किया था? तो ये अभी हम पढ़ चुके हैं ऊपर। 1973 में केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्य केस था, या भारत संघ जो राज्य केस है, इसी में भारत की संविधान की मूल संरचना का जो सिद्धांत है ये सामने आया था। तो ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर हमारे पास एक कथन है, दूसरा कारण है। अब इन्हीं के आधार पर हमें अपने क्वेश्चन का आंसर बताना है, ठीक है। तो देखिए कथन क्या कहता है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियाँ जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली का तत्व समाहित है, ठीक है। तो ये दोनों ही सही हैं, और जो कारण आर है ये कथन ए को सपोर्ट भी करता है। इसीलिए भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको इस रूप में देखा जा सकता है। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा ये बनेगा ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अब यहाँ पर हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो जो मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 का में है, सही बात है। जो राज्य है ये भाग 6 में है, ये भी सही है। भारत के न्यायवादी भाग 13 में नहीं है, ठीक है, तो ये गलत है, जबकि भाग 11 में है। ये संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं ये 14 में है, ये भी सही है। तो जो सी है ये सही नहीं है, तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फिर से हमें वही बात बतानी है। तो देखिए
अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 में आती है, वित्त आयोग 280 में आता है, प्रशासनिक अधिकरण हम पीछे अभी पढ़ चुके हैं 323 ए में आता है, जबकि संघ लोक सेवा आयोग 324 पे नहीं आता, ये 318 अनुच्छेद में आता है। ठीक है, तो जो डी है यही सही सुमेलित नहीं है, तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? तो भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था है, जबकि 9A या 9K में क्या है, आपको नगर निकाय मिलेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़े गए थे दोनों, पंचायती राज व्यवस्था और नगर निकाय भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक आपको अनुच्छेद 110 में मिलेगा, जबकि बजट अगर पूछा जाए तो ये अनुच्छेद 112 में मिलेगा आपको बजट। ठीक है, बजट जैसा कोई भी शब्द भारतीय संविधान में आपको देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको वार्षिक वित्तीय विवरण मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, हमें बताना है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति को सशरीर हाजिर करना, तो यहाँ पर दे रखा है का शरीर रखना, बंदी प्रत्यक्षीकरण का यही अर्थ होता है। परमादेश का मतलब होता है हम आज्ञा देते हैं, जबकि अधिकार प्रेक्षा जो है ये पूरा शब्द ये है, यहाँ पे डैश नहीं होगा, डैश यहाँ पर होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किस अधिकार से, जबकि निषेध का मतलब प्रमाणित होना नहीं होता है, तो यही सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है, तो जो ऑप्शन नंबर 3 है, 3 का सी यही सही सुमेलित नहीं है। निषेध का मतलब होता है रोक देना किसी को भी। अगले क्वेश्चन पर आइए, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं? तो देखिए 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। ठीक है, 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन किस लिए हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए हुआ था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, 29 विषय हैं, इसमें जो है पंचायत की शक्तियाँ, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क, पेयजल, ये सारे महत्वपूर्ण इसी के विषय हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, ये बताना है हमें। तो देखिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये जो है यही सही सुमेलित नहीं है। पहला संघ सूची का विषय नहीं है, ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, तो ए ही सही सुमेलित नहीं है। कृषि राज्य सूची का विषय है, ये सही बात है। परिलब्धियां, भत्ते से संबंधित प्रावधान, राष्ट्रपति, राज्यपाल के, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य परिषद के सभापति और उपसभापति के विशेषाधिकार, सभी कुछ दूसरी अनुसूची में दिया गया है। जबकि दल बदल विरोधी कौन सी अनुसूची है? ये है अनुसूची 10वीं अनुसूची में है दल बदल अधिनियम। ठीक है, तो ए जो है यही सही सुमेलित नहीं है। संघ सूची, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता संघ सूची का विषय नहीं है, राज्य सूची का विषय है। ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। तो ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में संघीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राज्यों को भारत के संविधान के तहत संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। केवल अलगाव की वकालत को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त होगा। ऐसी भी कोई बात भारतीय संविधान में मेंशन नहीं की गई है कि कोई भी राज्य अलगाव की अभिव्यक्ति भी नहीं कर सकता है, ऐसी कोई भी बात संविधान में नहीं है। तो केवल 1 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपके पास एक कारण है, एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। ठीक है, और हमें बताना है इनके आधार पर अपने उत्तर को। तो देखिए कथन क्या कहता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं करता है, ये भी सही बात है। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन जो कारण आर है ये कथन को सपोर्ट नहीं करता है, उसकी व्याख्या नहीं करता है। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा, ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। यहाँ पर 2 आपको सूचियाँ दे रखी हैं और दूसरी तरफ दे रखे हैं कि
किस अनुसूची में कौन सी चीज़ है, ठीक है। तो 7वीं अनुसूची जो संबंधित है संघ सूची, राज्य सूची और संबंधी सूची से संबंधित है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में क्या दे रखा है, 8वीं अनुसूची में आपको भाषाएं मिलेंगी, जबकि 9वीं अनुसूची में क्या मिलेगा, कुछ अधिनियमों का सत्यापन मिलेगा। जब 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर जो है दिया गया है, दल बदल से जुड़ी हुई है कौन सी अनुसूची, 10वीं अनुसूची। तो इस तरीके से ये मैचिंग हो जाती है। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे 2 अभिकथन दिए गए हैं, ठीक है। अभिकथन और कारण आहार, इन्हीं के आधार पर आंसर देखते हैं। तो देखिए पहला क्या है, राज्य की कार्यकारी शक्तियों का उपयोग संसद के कानून और राज्य में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। ये सही बात है। भारत सरकार अपनी कार्यकारी शक्तियों का उपयोग करके राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। जो कारण आर है ये ए को सपोर्ट करता है, ठीक है। जो भारत सरकार है वही शक्ति का केंद्र है। भारत सरकार मतलब केंद्र सरकार जो है वो शक्ति का केंद्र है, और जो सरकार है, केंद्र सरकार है, वो अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है और राज्यों को उनको अनुपालन भी करना पड़ता है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ये हमारे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए पंचायत जो है भाग 9 में है। भाग 9 में क्या, 9 का में क्या मिलेगा, 9 का में आपको मिलेंगे नगर निकाय, तो ये सही सुमेलित है। नगर पालिका देखिए दे रखा है 9A, ठीक है। सहकारी भाग, सहकारी समितियाँ कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। सहकारी सोसाइटी, ये सोसाइटी या समितियाँ एक ही बात हो गई। ये कहाँ पर मिलेगा, ये 9B में मिलेगा, ठीक है। जबकि न्यायाधिकरण आपको भाग 10 में नहीं मिलेगा, तो यही वाला सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। स्टडी ग्रुप्स आपके जो भी हों वहाँ पर शेयर करिए। और अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा, आपके पास आने वाले वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप अपने रिवीजन को जल्दी से जल्दी कर पाओगे, जिससे आपकी तैयारी अच्छे तरीके से पक्के रूप में हो सकेगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई है और मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ यही कहना चाहूँगी, पढ़ते रहिए, अपने स्टडी पर, अपने एग्ज़ाम्स पर फोकस करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।